5 साल 11 महीने और 20 दिन का इंतजार, पर फिर भी फेल रही अमेरिकन इतिहास की सबसे बड़ी चोरी। एक ऐसी रॉबरी जिसे द क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहा गया। कैसे पूरा पैसा अपना होने से सिर्फ 5 दिन पहले चोर पकड़े गए? कौन था वो गद्दार जिसने पूरा भेद खोल दिया? क्यों इस गैंग को अपने ही एक साथी को मारने की जरूरत पड़ी, और क्या वो इसमें कामयाब हुए? क्यों 6 साल तक पुलिस चोरों के आसपास घूमती रही लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाई? हर बार चोर सामने होते हुए भी कैसे बचते रहे? और कहां गए $2.775 मिलियन? आखिर कैसे हुआ द ग्रेट ब्रिंक्स रॉबरी का खुलासा? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो बोस्टन की वो धुंध और सन्नाटे भरी रात जरूर ट्रिगर करती है, जब आसपास अंधेरे की चादर अपना दायरा बढ़ा रही थी। आसमान में बादलों और आसपास कोहरे की धुंध ने माहौल में एक खौफनाक शांति फैला दी थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन हवाओं का रुख कुछ और ही कह रहा था। शाम के करीबन 7:10 हो रहे थे। बोस्टन की सर्द रात में नॉर्थ एंड इलाके में प्रिंस स्ट्रीट पर ब्रिंक्स कंपनी की बिल्डिंग में कर्मचारी अपने अपने काम को फिनिश कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ तो कंपनी से निकल भी चुके थे। इसी बीच बिल्डिंग के सामने एक मिनी ट्रक धीरे से आकर रुकती है। एक एक कर उसमें से 7 लोग उतरते हैं और सन्नाटे को चीरते हुए जूतों की ठक ठक आवाज लिए बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। सबके चेहरों पर मास्क थे, सर पर ड्राइवर वाली कैप, हाथों में ग्लव्स और हथियार। इन्हें दिखाकर उन्होंने बिल्डिंग के एम्प्लॉयज को डराया और फिर कंपनी के सेकंड फ्लोर वॉल्ट पर अमेरिकन इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देकर 20 से 30 मिनट में रात की साई की तरह कहीं गायब हो गए। इस दौरान ना तो कोई गोली चली, ना कोई शोर शराबा हुआ, ना कोई अलार्म बजा और ना कोई चश्मदीद मिला। बस कुछ था तो स्ट्रांग रूम के 5 कर्मचारी, जिनके मुंह पर चोरों ने जाते जाते टेप लगा दिया था और अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ गए थे। फर्श पर चिपकाने वाले टेप का टुकड़ा, रस्सी और एक ड्राइवर की टोपी। ये चोरी जिस अंदाज और प्लानिंग के साथ हुई, FBI और लोकल अथॉरिटीज भी शॉक में थी कि चोर इतने शातिर कैसे हो सकते हैं। क्या उनका IQ लेवल इतना हाई है कि बिना कोई ठोस सबूत छोड़े वो इतनी आसानी से $2.775 मिलियन पार कर ले गए? जी हाँ, $2.775 मिलियन, जिसमें 1.5 मिलियन के चेक्स और मनी ऑर्डर भी शामिल थे। पूरी कहानी अमेरिका से शुरू होती है, दुनिया का सुपर पावर देश जो इकोनॉमी के साथ साथ हथियार बनाने, एक्सपोर्ट करने और मिस्टीरियस स्टोरीज को जन्म देने के मामले में भी नंबर 1 है। अमेरिका के 9.867 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बड़े से एरिया में एक छोटा सा शहर है, बोस्टन, जो मैसेच्यूसेट्स राज्य में स्टेट कैपिटल का रोल प्ले कर रहा है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का टाइटल भी होल्ड करता है। ग्रेट ब्रिटेन से अमेरिका की आज़ादी के बाद से ही बोस्टन को एक पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और कल्चरल हब की तरह देखा गया है, और इस शहर ने अमेरिकन रेवोल्यूशन और दूसरे क्रांतिकारी युद्धों के दौरान कई फेमस इंसिडेंट्स भी देखे हैं, जैसे 1770 का बोस्टन मैसेकर, 1773 की बोस्टन टी पार्टी, 1775 में बंकर हिल की लड़ाई और 1775 से 1776 की बोस्टन की घेराबंदी। जिस तरह फ्रीडम, युद्ध और क्रांतियों के टॉपिक में बोस्टन खास और मेन इंसिडेंट्स का घर रहा है, उसी तरह अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी भी इसी शहर में देखने को मिली है, जो हुई तो 27/950 को थी, लेकिन इसकी तैयारी 4 साल पहले से ही शुरू कर दी गई थी, बल्कि 6 साल पहले से। और इसका मास्टरमाइंड था एंथनी पिनो, बोस्टन और अमेरिका का एक गुमनाम चोर जो छोटी मोटी चोरियां करके थक गया था। कभी किसी घर में धावा बोला तो कभी किसी होटल में, कभी राह चलते किसी आदमी को लूट लिया तो कभी पूरे परिवार को निशाना बनाया। उसने कई चोरियां की, लेकिन कभी हाथ नहीं आया, और आया तो बच निकला। इसलिए पिनो का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया था। उसे लगता था कि उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। पर अब उसे इस काम में मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि हर चोर की तरह उसे भी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चोरी करनी थी। पर कहाँ? तब उसके दिमाग में बोस्टन की एक जगह क्लिक की, ब्रिंक्स बिल्डिंग। ये कोई ऐसी वैसी इमारत नहीं थी, बल्कि बोस्टन के नॉर्थ एंड पर स्थित ब्रिंक्स सिक्योरिटी कंपनी की वो बिल्डिंग थी जिसमें कभी पैसों की कमी नहीं रहती थी। चेक्स, कैश, मनी ऑर्डर और दूसरे एसेट्स के जरिए ब्रिंक्स बिल्डिंग अमेरिका की सबसे बड़ी तिजोरी का काम कर रही थी, क्योंकि इस 3 मंजिला इमारत में हर शाम शहर भर के बैंकों और व्यवसायों का पैसा और बड़े बड़े चेक्स आया करते थे, और हर सुबह लाखों डॉलर्स कंपनी से बाहर जाते थे। ये बिल्डिंग ब्रिंक्स कंपनी की थी, जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंपनी थी, और ब्रिंक्स कंपनी अमेरिका में बैंकों से कैश कलेक्ट कर सेफ ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती थी। इस चोरी को समझने से पहले हमें ब्रिंक्स कंपनी को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि यही इस पूरे माइंड गेम का आधार थी। ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका इकोनॉमिकली ग्लोबल पावर बनने के लिए हाथ पैर मार रहा था, यानी 1940s के बाद का समय। तब कैश ट्रांजैक्शंस बहुत बड़े लेवल पर हुआ करते थे। उस वक्त इंटरनेट ही नहीं था, तो UPI या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी चीज़ों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी मजबूत नहीं थी, तो कैश ट्रांजैक्शन के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता था। लेकिन बैंकों के पास भी कैश रखने की एक लिमिट होती है। उन्हें भी चोरी का डर सताता था, कस्टमर्स का पैसा बचाना होता था, तो उसके लिए बैंक तब किसी थर्ड पार्टी को चुनती थी जो उनके पैसों को सुरक्षित संभाल ले और जब ज़रूरत हो उन्हें वापस दे दे।
इसी थर्ड पार्टी का नाम था ब्रिंक्स, जो बैंकों का पैसा संभालने के मामले में अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल कंपनियों में गिनी जाती थी। इसी भरोसे को कायम रखने के लिए ब्रिंक्स ने अपने आप को मजबूत और सिक्योर बनाया और अपनी सुरक्षा के लिए इतना तामझाम किया कि उस वक्त इस इमारत को पूरे अमेरिका में सबसे सुरक्षित जगह के रूप में देखा जाता था, जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं थी। सुरक्षा के लिए इसमें मल्टी लेयर लॉकर सिस्टम तैयार किया गया था। ये एक ऐसा स्टेबल लॉकर था जिसे खास कोड, तकनीक और सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मेन डोर से लेकर दूसरी मंजिल पर बनी तिजोरी या लॉकर रूम तक पहुंचने के लिए कई बंद दरवाजे और ताले थे, जिन्हें खोलने के लिए एकदम भूल भुलैया जैसे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। हर ताले को खोलने के लिए अलग कोड था और हर दरवाजे की एक अलग चाबी। रास्ते ऐसे कि अगर जरा भी भूले तो बिल्डिंग में भटकते ही रह जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अलार्म भी था, जो छोटी सी हलचल होने पर इतनी तेज आवाज करता कि पूरे शहर को पता चल जाए। ऊपर से सुरक्षा के लिए कई दर्जन सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते थे। बाहर दरवाजे से लेकर अंदर काउंटर के पास फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सिक्योरिटी ना हो। साथ ही कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते थे, यहाँ का जो स्टाफ था, उसे भी हर वक्त चौकन्ना रहने का आदेश दिया गया था। इसलिए अगर कोई सस्पिशियस या डाउटफुल शख्स नजर भी आता तो उसे बिल्डिंग के अंदर तो क्या, बाहर भी भटकने की इजाजत नहीं थी। ऐसा माना जाता था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी और इंतजाम के चलते इस इमारत में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और यही कारण रहा कि अमेरिका के सभी चोर, फिर चाहे वो कितना ही शातिर क्यों ना हो, ब्रिंक्स बिल्डिंग से दूर ही रहना पसंद करते थे। लेकिन एंथनी पिनो के साथ ऐसा नहीं था। वो थोड़ा रिस्क टेकर टाइप का बंदा था। खतरों से खेलना और स्टेप बाय स्टेप एक लेवल ऊपर जाना उसका शौक था। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इतनी सारी चोरियां करने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल चुका था। इसलिए एक रात बार में बैठकर जब पिनो सिगरेट की कश लगा रहा था, तब उसके दिमाग में ख्याल आया कि कब तक मैं छोटी मोटी चोरियां करके पुलिस से बचकर भागता फिरूंगा। क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए, क्यों ना ब्रिंक्स बिल्डिंग को टारगेट किया जाए। ये टारगेट पिनो के लिए सोचना जितना आसान था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था इसे अचीव करना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक बार जो सोच लेते हैं उसे करने के लिए बस निकल पड़ते हैं। एंथनी पिनो भी उसी कैटेगरी का बंदा था। उसने फाइनल कर लिया कि अब चोरी होगी तो ब्रिंक्स में होगी, वरना कहीं नहीं होगी। इसलिए उसने अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया। ब्रिंक्स में कितने गार्ड हैं, कब कौन सा गार्ड ड्यूटी पर आता है, कब किसकी छुट्टी होती है, ऐसी तमाम चीज़ों पर नज़र रखने लगा। यानी उसने रैकी शुरू कर दी थी। और जल्द ही उसे यकीन हो गया कि ये काम वो अकेले तो कर नहीं सकता। उसे एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, एक तगड़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़े से पैसों की भी। इसलिए अब वो निकल पड़ा अपनी टीम बनाने के लिए, जिसमें उसने सबसे पहले चुना जोसेफ मैगनिस या बिग जो को, एक बुजुर्ग और बहुत शातिर व्यक्ति जिसे माफिया वर्ल्ड में सब सलाम ठोकते थे। उसका नाम सुनते ही लोग सर पकड़ लेते थे, क्योंकि उसकी कोई प्लानिंग फेल नहीं हुई थी। वो तस्करी का किंग था और चोरियों का बादशाह। बॉस्टन की कई बड़ी चोरियों में उसका नाम आ चुका था, लेकिन वो पुलिस के हाथ बहुत कम मामलों में लगा। हाँ, दर्जन भर से ज्यादा केस जरूर उसके नाम दर्ज थे। इसलिए मैगनिस अंधेर नगरी में गुमनामी की जिंदगी जीना पसंद करता था और अब उसकी उम्र भी ढल चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने चोरी चकारी और तस्करी का काम नहीं छोड़ा था। वो ज्यादातर नशीली दवाओं की हेराफेरी करता था। ऐसे में जब पिनो उसके पास पहुंचा तो उसे भी इस चोरी का चस्का लग गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने भी पैसों की चमक उभर गई थी। इसलिए वो मान गया। और ऐसा कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से इस चोरी का जो पूरा गेम खेला गया वो मैगनिस नहीं खेला था। अब टीम में दो लोग थे, पिनो और मैगनिस। लेकिन ये दोनों भी काफी नहीं थे, इसलिए और बंदों की तलाश में पिनो आगे बढ़ा और अब उसे मिला विंसेंट कोस्टा, जिसके हाथ में हर ताले का तोड़ था। वो चाबियों का उस्ताद था। ताले तोड़ने से लेकर डुप्लीकेट चाबी बनाने जैसे काम कोस्टा के बाएं हाथ का खेल था। और ब्रिंक्स में तालों को तोड़ना ही सबसे बड़ा चैलेंज था, इसलिए कोस्टा को भी टीम का मेंबर बना लिया गया। इसके बाद पिनो मिलता है एडोल्फ मैफी या जेड से, जिसके निशाने से बचना इम्पॉसिबल था। वो हर बंदूक का खिलाड़ी था। उसके हाथ में आते ही गोलियां सीधा निशाने पर जाकर लगती। उसे हथियारों से बड़ा प्यार था। जैज का नाम कई हथियारबंद डकैतियों में शामिल था और पिनो अच्छे से जानता था कि अगर सिचुएशन जरा सी भी बिगड़ती है तो वो जैद ही है जो उन्हें बचा सकता है। इसलिए जैज को भी टीम का हिस्सा बना लिया गया। इस तरह ये 4 लोग हो चुके थे, पर अभी भी पिनो को कुछ कमी लग रही थी। और जाहिर है इतनी बड़ी चोरी करने के लिए 4 बंदे भला कहाँ पूरे पड़ने वाले थे। इसलिए इस गैंग में और कुछ लोगों को ऐड किया गया, जिनमें हेनरी बेकर, जेम्स फेहर, जोसेफ बैनफील्ड, स्टैनली गुसियोरा, माइकल गैगनी, जोसेफ स्पेस्को, कीफ और थॉमस सडी रिचर्डसन शामिल थे। यानी कुल मिलाकर अब चोरों की संख्या थी 11 और टारगेट था ब्रिंक्स बिल्डिंग। इस गैंग को बनाते बनाते पिनो को करीबन 3 साल जितना लंबा वक्त लगा था, क्योंकि उसने हर चोर को चुन चुन कर उठाया था। ये सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन नॉर्मली ही, क्योंकि इन सभी का प्रोफेशन लगभग सेम था, चोरी। इसलिए लालच ने इन्हें एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और फिर शुरू हुई द ग्रेट ब्रिंक्स रॉबरी की प्लानिंग। सबसे पहले तो इन्होंने बिल्डिंग की अच्छी तरह से रैकी की। महीनों तक पिनो, मैगनिस और बाकी मेंबर अलग अलग टाइमिंग पर बिल्डिंग के बाहर घूमने लगे, आसपास की जगहों को एक्सप्लोर किया। साथ ही बिल्डिंग में कब कौन सा काम होता है,
कौन आता है, कितने बजे आता है, हर चीज को बारीकी से नोट डाउन किया गया। गार्ड और स्टाफ की टाइमिंग नोट की गई, यहां तक कि ये भी पता लगा लिया गया कि किस दिन बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कैश होता है और किस दिन कैश बिल्कुल नहीं होता। लेकिन सिर्फ बाहरी इन्फॉर्मेशन काम कहाँ करने वाली थी, इसलिए अब इन्होंने बिल्डिंग के अंदर की इन्फॉर्मेशन निकालने का फैसला किया। पर इसके लिए या तो इनमें से किसी एक को अंदर जाना था ताकि हर चीज को बारीकी से स्टडी कर सकें, लेकिन ये काम भी एक दिन में तो पॉसिबल था ही नहीं। अगर गैंग का कोई सदस्य किसी भी बहाने से बिल्डिंग में अंदर जाता है तो उसे कई दिनों तक ये काम करना होगा ताकि उनके हाथ में हर इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन ब्रिंक्स में किसी भी बाहरी आदमी को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि ये एक लॉकर बिल्डिंग थी, ना कि होटल या पार्क। इसलिए पिनो ने सोचा कि क्यों ना वो किसी अंदर के आदमी को भी अपने साथ मिला लें या फिर उसे पैसे ऑफर करें और सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें। इस बात के लिए सभी राजी हो गए, क्योंकि ये आसान भी था और थोड़ा सेफ भी। इसलिए इनमें से ही एक सदस्य ने बिल्डिंग में काम करने वाले एक आदमी को अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन ये जानकारी नहीं है कि उसे पैसे दिए थे या फिर किसी और बहाने से उससे ये इन्फॉर्मेशन निकलवाई गई। लेकिन उसी एम्प्लॉय के जरिए पिनो को एक एक ताले के बारे में पता चल चुका था। कौन सा दरवाज़ा कहाँ है, कौन सी तिजोरी किस दिशा में स्थित है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, ये जितनी भी जानकारी थी वो उसने पिनो को दे दी थी। इसके बाद पिनो की गैंग में ताले चाबियों के एक्सपर्ट विंसेंट कोस्टा ने बड़ी चालाकी से एक एक करके ताले के सिलेंडर निकालकर उनकी डुप्लीकेट चाबियां तैयार कर लीं। इस काम को करने में कोस्टा ने कई महीनों का समय लिया ताकि किसी को शक ना हो, और चाबी तैयार हो जाने के बाद सिलेंडर वापस उसी चाबी में फिट कर दिया जाता था ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही बिल्डिंग के अंदर का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया था, यानी मैप, जो उन्हें अंदर जाने में मदद करने के लिए था। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ या कहें बिल्डिंग का वीक पॉइंट था, उसे पिनो और उसकी टीम ने अपनी रडार पर लिया। दरअसल पिनो ने पहले ही पता लगा लिया था कि बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा पैसा, मनी ऑर्डर और दूसरी कीमती चीज़ें किस दिन ज़्यादा होती हैं, और उस दिन में वो कौन सा समय होता है जब गार्ड थोड़े कम एक्टिव होते हैं। इसी समय को पिनो ने बिल्डिंग पर धावा बोलने के लिए फाइनल किया, यानी शाम के 7 से 8 के बीच का समय। इस वक्त तक बिल्डिंग में जितना भी कैश वगैरह आना होता था वो आकर रख दिया जाता था। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को घर जाने की जल्दी होती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में सुरक्षा को साइड में रख दिया करते थे, जबकि गार्ड्स भी इस टाइम पर कम हुआ करते थे। पूरे दिन जहां चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी गार्ड नज़र रखते थे, वहीं शाम को उन्हें भी थोड़ी सुस्ती आ जाती थी और रात के टाइम में कम ही सिक्योरिटी रहा करती थी। इसलिए पिनो ने शाम के वक्त चोरी करने का फैसला किया, लेकिन उनकी टीम पकड़ी ना जाए, वो लोग पुलिस से बचे रहें, इसके लिए मैग्निस ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। उसने न सिर्फ पिनो की पूरी टीम के लिए पैसों का बंदोबस्त किया, बल्कि उन्हें अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लेने में भी मदद की और एक ड्रेस कोड फाइनल किया ताकि सभी लोग एक जैसे दिखें और कोई उन्हें पहचान ना पाए। इसके लिए सभी को नेवी ब्लू रंग का एक लॉन्ग कोट दिया गया था। साथ में एक शॉफ कैप थी जो देखने में बिल्कुल ब्रिंक्स के गार्डो जैसी थी, और चेहरे को कवर करने के लिए हेलॉन स्टाइल के रबर के मास्क तैयार किए गए जो थोड़े अजीब थे। सभी यही मास्क पहन रहे थे, लेकिन इन्हीं में से एक ने कैप्टन मार्वल के जैसा मुखौटा पहना, जो बाद में काफ़ी फेमस भी हुआ। वैसे अगर आप इसी रॉबरी से मिलती जुलती कोई इंटरेस्टिंग सीरीज देखना चाहते हैं तो 2 मई 2017 को रिलीज हुई अब तक की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से एक मनी हाइस्ट को देखिएगा, जिसमें प्रोफेसर नाम का कैरेक्टर अपनी चोर गैंग का वो मास्टरमाइंड है जिसने एक वेल प्लान्ड चोरी को अंजाम दिया, बिल्कुल इसी स्टाइल में जिस स्टाइल में पिनो और मैग्निस ने दिया था। आप ये भी कह सकते हैं कि मनी हाइस्ट की एक इंस्पिरेशन 1950 में बॉस्टन की ब्रिंक्स बिल्डिंग में हुई ये चोरी भी है। खैर, वापस पॉइंट पर आते हैं। ड्रेस कोड फाइनल हो चुका था, कैप, सूट और बूट के साथ हाथों में ग्लव्स और कुछ हथियार भी होने वाले थे। लेकिन सिर्फ कपड़े पहन लेने से या प्लानिंग बना लेने से कुछ नहीं होने वाला था, बल्कि इस प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें रिहर्सल की भी ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने बॉस्टन की ही कुछ बिल्डिंग्स और वेयरहाउस को तलाशा जहां वो प्रैक्टिस के तौर पर चोरी कर सकते थे, और जब जगह फाइनल हो जाती तो पूरी टीम वहां पहुंचती। इनमें से कुछ लोग गाड़ी में ही बैठे रहते तो कुछ अंदर जाते और लूट-पाट कर भागने लगते। वहीं बाहर बैठे दूसरे मेंबर्स इनकी टाइमिंग को नोट करते। ये लोग बाकायदा अपने पास स्टॉप वॉच लेकर बैठा करते थे ताकि पता चल सके कि चोरी करने में कितना टाइम जा रहा है। लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी हो ही रही थी। कभी किसी बिल्डिंग का गार्ड आ जाता तो कभी कहीं पूरी सावधानी के बावजूद अलार्म बज जाता, जबकि कई बार तो लोगों ने उल्टा इन्हें ही घेर लिया। कई बार टाइमिंग ज़्यादा हो गई और कई बार ये अंदर घुस गए, तिजोरी तक भी पहुंच गए, लेकिन चोरी करते उससे पहले ही वहां कोई न कोई आ जाता, जिस वजह से इन्हें भागना पड़ता।
इन्हीं कमियों की वजह से पिनो ने ब्रिंक्स बिल्डिंग की चोरी को अभी के लिए टाल दिया और एक सही समय का इंतजार करने लगा। इस बीच उसने और उसकी टीम ने पूरे 6 बार किसी न किसी बिल्डिंग को टारगेट कर रिहर्सल के तौर पर चोरी करने की कोशिश की और फाइनल चोरी के बाद अपने सीक्रेट रूम में आकर ये तय किया कि वो किसी की जान नहीं लेंगे। चोरी होगी लेकिन बंदूक नहीं चलेगी, पैसे लूटे जाएंगे लेकिन गार्ड, एम्प्लॉय या किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि मैग्नस नहीं चाहता था कि उनके लालच में किसी बेगुनाह की जान जाए। इसके साथ ही मैग्नस ने सबूत मिटाने पर जोर दिया और कहा कि जितने भी औजार, चाबियां इस्तेमाल होंगी उन्हें ठिकाने लगा दिया जाएगा। बाहर निकलने के बाद जिस गाड़ी का इस्तेमाल वो करेंगे उसे भी काम खत्म होने के बाद पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। कुल मिलाकर कोई भी सुराग पीछे नहीं छोड़ना था, जिससे कि पुलिस उनके पीछे आए और उनकी इतने सालों की मेहनत पानी में बह जाए। अब सब कुछ रेडी था, बस इंतजार था सही मौके का, जो उन्हें मिला 17 जनवरी 1950 को। मंगलवार का दिन था, यानी वो दिन जब ब्रिंक्स की तिजोरी में सबसे ज्यादा पैसा और करोड़ों के मनी ऑर्डर आते थे। जनवरी का महीना था तो सर्दियां भी अपने पीक पॉइंट पर थी। सुबह से ही कोहरे ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। दोपहर को एक तरफ धुंध का साया बर्फ की परतों के बीच सड़कों पर बिखर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पिनो और उसकी गैंग पूरे जोश के साथ डाका डालने की तैयारी कर रही थी। शाम होते होते कड़ाके की ठंड और बर्फबारी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। घड़ी का कांटा अब 7:10 पर आकर रुक चुका था। एकदम से माहौल शांत हो गया। इसी बीच ब्रिंक्स के मुख्यालय नॉर्थ टर्मिनल गैराज 165 प्रिंस स्ट्रीट के पास एक मिनी ट्रक आकर रुकती है, जिसमें से 7 लोग बाहर निकले। चेहरे पर नकाब, हाथों में ग्लव्स और हथियार लिए ये 7 लोग दबे पांव बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। हर किसी को उसका काम समझा दिया गया था। सबने एक बार दबी आवाज में एक दूसरे को ग्रीन सिग्नल दिया और बिल्डिंग का पिछला दरवाजा, जिसकी डुप्लीकेट चाबी उनके पास थी, उसे खोलकर चुपचाप अंदर घुसाए। बिना कोई अलार्म बजाए या ताला तोड़े वो सभी अंदर आ चुके थे, जबकि बाहर 2 साथी गाड़ी तैयार करके बैठे हुए थे। वहीं बिल्डिंग के अंदर सेकंड फ्लोर पर 5 कर्मचारी दिन भर में जमा हुई नकदी को गिनकर सील करने के बाद तिजोरी में भरने की तैयारी कर रहे थे। इतने में अचानक से पीछे का दरवाजा खुलता है और एक आवाज सुनाई देती है, फ्रीज। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो नकाबपोश चोर हथियारों से लैस उनके सामने थे। वो 7 अंदर आए। इन सभी के हाथ पीछे की तरफ बांधे गए, मुंह पर टेप लगाया गया और फर्श पर पीठ के बल लिटा दिया गया। फिर तिजोरी का बड़ा सा दरवाजा खोलकर तेजी से 14 कैनवस के बोरे भरने शुरू कर दिए। नोटों की गड्डियां, सिक्कों से भरे बॉक्स, चेक, मनी ऑर्डर, जो हाथ लगा सब समेट लिया गया, जबकि गैंग का एक मेंबर घड़ी को टकटकी लगाए देख रहा था। बोरों का वजन करीबन आधा टन था, जिसमें 1.2 मिलियन कैश और $0.5 मिलियन के चेक और मनी ऑर्डर थे। काम हो जाने के बाद बोरों को दूसरी मंजिल से भरकर निचली मंजिल पर लाकर रखा जा रहा था कि तभी अचानक से एक बजर की आवाज इमारत में गूंज उठी। पिनो और उसकी टीम के दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गईं, जैसे सालों की बनी बनाई मेहनत एक झटके में खराब होने वाली हो। लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी और जमीन पर पड़े कर्मचारियों में से एक के मुंह से टेप हटाया और पूछा, ये बजर क्यों बजा है? कर्मचारी ने बताया कि ये शायद गैरेज अटेंडेंट है जो निचले गैराज से अंदर आने के लिए बजर बजाता है, यानी वो किसी भी वक्त अंदर आ सकता था। लुटेरों ने सोचा जैसे ही वो अंदर आएगा उसे दबोच लेंगे, पर किस्मत से अटेंडेंट अंदर आने की जगह उल्टे पांव वापस लौट गया और एक राहत की सांस लेकर पिनो और उसके साथियों ने सभी बोरों को एक एक कर बाहर खड़ी गाड़ी में लाद दिया और 30 से 35 मिनट के अंतराल में ब्रिंक्स बिल्डिंग का पूरा कैश लेकर फरार हो गए। इसके बाद सभी लुटेरे अपने अपने रास्ते पर निकल गए, जैसा कि उन्होंने पहले से तय कर रखा था। इस चोरी के बाद वो एक दूसरे के लिए अनजान हो जाएंगे और पैसा आधा आधा बांटकर अपनी अपनी मंजिल पर चल पड़ेंगे। कोस्टा ने एक और चोरी पहले से प्लान कर रखी थी, इसलिए वो अपने काम पर चला गया। माइकल गीगन अपनी पहचान बनाने में लग गया। पिनो और जेम्स जल्दी ही अंडरग्राउंड हो गए और बैनफील्ड ने गाड़ी को ठिकाने लगा दिया ताकि उनके जुर्म का कोई सबूत, कोई निशानी ना रहे। इस तरह सभी ने अलग अलग रास्ता चुना। उन्हें लग रहा था कि इतनी बड़ी चोरी करने के बाद भी वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जिएंगे। पर कहते हैं ना, जुर्म छुपाए नहीं छुपता और अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। घटना के बाद जैसे तैसे एक कर्मचारी पुलिस को ब्रिंक्स में हुई चोरी की जानकारी देता है और कुछ ही मिनट बाद FBI और पुलिस कमिश्नर थॉमस F7 की टीम मौके पर पहुंचती है। नज़ारा हक्का बक्का कर देने वाला था। तिजोरी खाली पड़ी थी, लाखों डॉलर कैश से भरे बैग गायब थे, पर सबूत के तौर पर कुछ नहीं था। ना कोई चश्मदीद मिला, ना कोई ऐसा सुराग जो सीधा अपराधियों पर जाकर खुले। वो मानो हवा में कहीं गायब हो गए थे। FBI एजेंट ने कर्मचारियों से बातचीत की, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली। उनके अनुसार लुटेरे पेशेवर थे, वो रोबोट्स जैसी हरकतें कर रहे थे, न ज़्यादा बोले न हड़बड़ाए, और सबूत के तौर पर सिर्फ एक टोपी, टेप और एक मुखौटा छोड़कर थे।
हालांकि इन्हीं में से एक कर्मचारी ने लुटेरों के पास मौजूद बंदूकों में से एक का सीरियल नंबर याद कर लिया था। नंबर मिलते ही पुलिस और एफबीआई एजेंट ने बंदूक की तलाश जारी कर दी। टीम को यह भी यकीन था कि इतनी बड़ी चोरी को बिना किसी बिल्डिंग के कर्मचारी की मदद के अंजाम देना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए डकैती के कुछ घंटों बाद ही 13 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 ब्रिंक्स के ही पूर्व कर्मचारी थे। लूट के करीबन 2 हफ्ते के बाद इन्वेस्टिगेटिव टीम को एक और जरूरी सुराग मिला। दरअसल शहर की मिस्टिक नदी के पास कुछ लड़के खेल रहे थे। तभी उनकी नज़र नदी किनारे पड़ी एक बंदूक पर गई जो काफ़ी खराब हालत में थी। उसे पूरी तरह से जंग ने जकड़ लिया था। लड़कों ने समझदारी दिखाई और बंदूक के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी। टीम को जब इस गन के बारे में पता चला तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये गन उन्हीं चोरों की है। इसके अगले ही दिन एक पुलिस ऑफिसर को भी एक बंदूक मिली और वो भी जंग लगने की वजह से डैमेज हो चुकी थी। इसके बाद कई लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। टीम ने ब्रिंक्स डकैती में शामिल चोरों की गिरफ्तारी के लिए आम लोगों की मदद ली और पूरे शहर में पोस्टर चिपका दिए गए कि जो भी इनमें से किसी चोर के बारे में बताएगा उसे $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इतना बड़ा इनाम देखकर लोगों ने भी ब्रिंक्स लूट के बारे में बातें शुरू कर दी। जिस किसी को जो भी जानकारी मालूम थी सब इन्वेस्टिगेटिव टीम तक पहुंचाई गई। इसी बीच एक आदमी ने बताया कि जिस दिन चोरी हुई थी उसने ब्रिंक्स बिल्डिंग के बाहर एक ट्रक को खड़ा देखा था। इसलिए पुलिस अब इस ट्रक की खोजबीन में लग जाती है और पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद वैसा ही ट्रक मैसाचुसेट्स के स्टाउटन में ओकीफ के घर के पास टुकड़ों में कटा हुआ मिलता है। इस केस की जांच फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर जे एडगर हवर की निगरानी में आ चुकी थी। दूसरी तरफ बीमा कंपनी ने बरामद नकदी का 5% भी उन लोगों को देने का वादा कर दिया था जो अपराधियों की सूचना देंगे। इसी वजह से अब पूरा शहर इन चोरों की तलाश में था। इसी बीच पुलिस को ओकीफ और स्टैनली गुसियोरा के बारे में पता चलता है, क्योंकि उनकी लोकेशन उस रात ब्रिंक्स के आसपास ही बताई गई थी। लेकिन जब उनसे पूछताछ हुई तो दोनों ने कहा कि वो तो उस रात 7 बजे के लगभग उसी रूट पर शराब पीने के लिए गए थे। दोनों बार बार यही बात रिपीट कर रहे थे। ऊपर से टीम के पास इनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, इसलिए दोनों को छोड़ दिया गया। लेकिन यहीं से पीनो और उसकी पूरी टीम के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। दरअसल पीनो और उसकी टीम को 6 साल तक पुलिस की रडार से बचना था, क्योंकि स्टेट लॉ के मुताबिक अगर 6 साल तक पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम रहती है तो फिर ये पूरा पैसा उन्हीं का हो जाएगा। लेकिन पीनो की टीम ऐसा कर नहीं रही थी। सभी अपनी अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे, खासकर ओकीफ और गुसियोरा। इन दोनों ने ब्रिंक्स के बाद भी चोरियां करना नहीं छोड़ा, बल्कि शहर भर में चोरियों को अंजाम देने लगे। ब्रिंक्स को लूटने के बाद उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन जून 1950 उनकी जिंदगी के लिए सबसे बुरा साबित हुआ, जब पुलिस ने दोनों को पेंसिल्वेनिया में एक चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ओकीफ को ब्रैडफोर्ड काउंटी जेल में 3 साल, जबकि गुसियोरा को पिट्सबर्ग की वेस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री में 5 से 20 साल की सजा सुनाई गई। इन दोनों पर ब्रिंक्स बिल्डिंग में हुई चोरी का भी शक था, तो ब्रिंक्स रॉबरी को इन्वेस्टिगेट कर रही टीम ने इन दोनों से जुड़ी हर बारीक से बारीक जानकारी निकाली और तब उन्हें एक अजीब सा पैटर्न दिखा। ये दोनों पिछले काफी समय से अपने परिवार से बात नहीं कर रहे थे, ना उन्हें जवाब दे रहे थे, लेकिन वो बोस्टन में ही कुछ लोगों के लगातार टच में थे और उनसे अपने लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को भी कह रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि पीनो, मैगिनिस, मैफी और बेकर थे। दोनों चारों को चिट्ठियां लिख रहे थे और उन्हें जेल से बाहर निकलवाने के लिए भी कह रहे थे। पुलिस को इन चारों पर शक हुआ और अगले ही दिन इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उनका कहना था कि वो गुसियोरा और ओकीफ के दोस्त हैं, इसलिए वो उनसे मदद मांग रहे हैं। चारों से कई बार पूछताछ हुई, पर कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हुई। टीम को शक था कि ब्रिंक्स रॉबरी में इन्हीं सबका हाथ है, लेकिन बिना सबूत के उन्हें गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं था, इसलिए चारों को जाने दिया गया। यूं ही महीने गुजरते गए, पर ये सभी एक दूसरे को चिट्ठियां लिखना जारी रखते रहे। ऑफिसर्स भी समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए अब इन सभी को एक एक कर पूछताछ के लिए बुलाया गया और सीधे सवाल किया गया कि जिस रात ब्रिंक्स बिल्डिंग में चोरी हुई उस रात वो कहाँ थे। इस पर पीनो ने कहा कि वो 7 बजे तक अपने घर पर ही था। इसके बाद वो बोस्टन के ही एक बार में गया और शराब पीने लगा। इस बात का कंफर्मेशन बोस्टन के ही एक पुलिस ऑफिसर ने भी दिया, जो उस वक्त उसी बार में मौजूद था। यानी पीनो उस रात ब्रिंक्स में नहीं था, बल्कि बाकी सदस्य इस चोरी को अंजाम दे रहे थे। इसके बाद बात होती है बेकर से। उसने कहा कि वो उस रात 7 बजे तक अपने घर पर ही था, परिवार के साथ खाना खाया और फिर 2 घंटे की सैर के लिए निकल गया। लेकिन सबूत के तौर पर उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उसने दावा किया कि इस दौरान उसकी किसी से मुलाकात ही नहीं हुई। वहीं जेम्स ने कहा कि वो तो 5:10 से ही शराब पी रहा था और 7:45 से पहले अपनी जगह से उठा भी नहीं। वहीं मैगिनिस तो ब्रिंक्स के पास ही शराब की दुकान चलाता था और पूरे शहर को ये बात पता थी,
इसलिए जब उससे पूछताछ हुई तो उसने भी कहा कि उसका ब्रिंक्स चोरी से कोई लेना देना नहीं है। वो रोज की तरह उस शाम भी अपनी दुकान पर ही था। लेकिन पुलिस को फिर भी उस पर शक था, क्योंकि उस रात मैग्निस शाम को 7 बजे उसी रोड पर घूमता हुआ देखा गया था। वहीं एक के बाद एक सभी संदिग्धों का यही कहना था कि वो शराब पी रहे थे, वो भी 7 बजे से 8 बजे के बीच में। ये कहानी भी कुछ हजम नहीं हो रही थी, लेकिन उनकी स्टोरी पर यकीन करने के अलावा पुलिस के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए सबसे पूछताछ हुई और एक बार फिर सभी को जाने दिया गया। उधर गुसियोरा और ओकीफ भी जेल में साथ रहे, लेकिन उन्होंने भी अपना मुंह नहीं खोला। वक्त का पहिया यूं ही घूमता जा रहा था। 1950 से अब 1952 का समय आ चुका था, लेकिन इस केस में कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। सरकार को डर था कि इतनी बड़ी चोरी कहीं अनसॉल्व्ड ही ना रह जाए। वहीं जनता के बीच भी ब्रिंक्स जैसी सुरक्षित तिजोरी से चोरी हो जाना किसी सदमे जैसा था। उनके मन में भी सवाल थे कि इस सब का मास्टरमाइंड आखिर कौन है। बैंकों के लिए भी अब खतरा बढ़ गया था, उन्हें अपने पैसों की टेंशन थी, और ब्रिंक्स का नाम तो पहले ही खराब हो चुका था। इसीलिए पुलिस के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा था कि वो जितनी जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व करे। इसीलिए 1952 में एक फेडरल ग्रांड जुरी बनाई गई, लेकिन जुरी के पास भी इन्वेस्टिगेट करने और पिनो समेत दूसरे लोगों को पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसीलिए जुरी के हाथ भी खाली रहे। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए, पर अभी भी पिनो और उसकी टीम के पास 3 साल बाकी थे, और ये 3 साल उनके लिए 3 दशक के बराबर थे। इस बीच पुलिस से बचना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि पिनो और उसकी टीम के बीच में खटास पड़ती जा रही थी। एक तरफ ओकिफ मैग्निस और पिनो पर पैसे देने के लिए दबाव बना रहा था, तो वहीं घुसोरा भी बार बार पैसे मांग रहा था। दोनों ने पिनो और मैग्निस की नाक में दम कर रखा था, लेकिन हर बार वो इन्हें कुछ और समय के लिए शांत रहने की सलाह देते, पर वो मान नहीं रहे थे। और फिर आया मार्च 1954 का समय। ओकिफ का सब्र अब टूट चुका था। वो बार बार जेल के चक्कर काटकर परेशान हो रहा था। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक अजीबोगरीब चाल चली और जेल से बाहर आकर विंसेंट कोस्टा को किडनैप कर लिया। कोस्टा कोई और नहीं बल्कि पिनो का साला था, इसीलिए ओकिफ ने पिनो से फिरौती मांगी। पिनो के सामने भी कोई रास्ता नहीं था, उसे कोस्टा को बचाना था, इसीलिए उसने ओकिफ को पैसे दे दिए। फिरौती की रकम मिलने के 2 दिन बाद ओकिफ ने कोस्टा को छोड़ दिया, लेकिन इस किडनैपिंग की खबर पुलिस को लग चुकी थी, इसीलिए पिनो और कोस्टा से एक बार फिर पूछताछ हुई, लेकिन दोनों ने ओकिफ का नाम नहीं लिया और कोस्टा ने कहा कि उसे नहीं पता उसे अगवा करने वाला कौन था। इस तरह ये लोग पुलिस से तो बच गए, लेकिन ओकिफ अब इनके लिए एक सरदर्द बन चुका था, जिसका इलाज बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए उन्होंने ओकिफ को मारने की प्लानिंग की। और फिर आई 5 जून 1954 की तारीख। ओकिफ अपनी गाड़ी में बैठा कहीं जा रहा था। सिग्नल जब रेड हुआ तो वो रुक गया। इतने में उसके पास एक गाड़ी आई और ओकिफ को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने देखा कि बगल वाली गाड़ी से एक बंदूक की नोक बाहर आई, लेकिन इससे पहले कि ओकिफ को गोली लगती वो अपनी सीट पर झुक गया। फायरिंग होती रही, जिस वजह से गाड़ी का शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, लेकिन ओकिफ की जान बच गई। ओकिफ को पता चल चुका था कि उसकी जान को खतरा है और उस पर आगे भी अटैक हो सकता है, इसीलिए वो थोड़ा सतर्क हो गया, लेकिन बाहर आना जाना बंद नहीं किया। और फिर 2 दिन बाद एक बार फिर उसे जान से मारने की कोशिश हुई और इस बार गोली सीधा ओकिफ के सीने में लगी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उसे समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया और वो इस बार भी बच गया। ठीक होने के बाद उसने बॉस्टन छोड़ने का फैसला किया ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया और इल्लीगल वेपन रखने के जुर्म और पैरोल का उल्लंघन करने की वजह से उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। दूसरी तरफ पिनो भी समझ चुका था कि आज नहीं तो कल उसे पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि 11 लोग हैं और उनमें से कोई न कोई मुंह खोल ही देगा, इसीलिए उसने भी भागने की प्लानिंग कर ली। इसी बीच 1955 में जोसेफ बैनफील्ड की नेचुरल तरह से डेथ हो गई, यानी अब सिर्फ 10 लोग बचे थे। वहीं जेल में बैठा ओकिफ अभी भी टीम के सभी मेंबर्स को पैसों के लिए लेटर लिख रहा था, लेकिन इस बार उसके किसी भी खत का जवाब नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ओकिफ का गुस्सा बढ़ता चला गया। FBI एजेंट्स भी बार बार ओकिफ से पूछताछ करते रहे, उसे भड़काते रहे ताकि उसका गुस्सा फूटे और ब्रिंक्स रॉबरी का पर्दाफाश हो। ओकिफ भी अब मान चुका था कि वो सब कुछ बता देगा, क्योंकि उसे पैसे नहीं मिल रहे थे। ऊपर से पिनो या कोई दूसरा सदस्य लेटर्स का जवाब भी नहीं दे रहा था। इसीलिए 6 जनवरी 1956 को ओकिफ ने फैसला किया कि अब वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। वो FBI एजेंटों के साथ बैठा और कहा, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। इसके बाद FBI एजेंटों ने ब्रिंक्स रॉबरी के बारे में पूछा और ओकिफ ने सब उगल दिया।
कैसे उन्होंने प्लानिंग की, कैसे चोरी को अंजाम दिया और कैसे उसी ने कोस्टा को किडनैप किया था ताकि वो अपने पैसे मांग सके। इसके बाद पिनो और उसकी पूरी गैंग पर FBI एजेंट आफत बनकर टूट पड़े। पिनो और उसकी टीम ने 5 साल 11 महीने और 20 दिन इंतजार किया था। अब सिर्फ 11 दिन बाकी थे इस पूरे पैसे को अपना बनाने में, केवल 11 दिन। लेकिन ओकिफ ने सब कुछ बिगाड़ दिया और 12 जनवरी 1956 यानी पैसा चोरों का होने से 5 साल बाद पूरे सबूतों और गवाहों के आधार पर बेकर, कोस्टा, गगन, मैफी, मैगनिस और पिनो को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फहाटी और रिचर्डसन फरार हो गए। वो महीनों तक पुलिस से बचते रहे, एक इलाके से दूसरे इलाके दर दर भटकते रहे। लेकिन उनका ये भागना ज्यादा दिनों तक नहीं चला और खबरियों से मिली सूचना के आधार पर 16 मई को डोरचेस्टर से फाहटी और रिचर्डसन को गिरफ्तार कर लिया गया। वह गुसरा भी पुलिस के हाथ लग चुका था। इसके बाद इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। दूसरी तरफ सभी के घरों और खुफिया ठिकानों की भी तलाशी ली गई, जहां से उन्हें बोरे, हथियार, ब्रिंग्स का चुराया गया अलार्म सिस्टम का डॉक्यूमेंट और सबसे जरूरी चोरी की गई रकम में से बचे हुए पैसे भी मिले, जो सिर्फ $58,000 थे। यानी अभी भी लूट की 97% रकम गायब थी। पूछताछ में पता चला कि उसे या तो ठिकाने लगा दिया गया है या फिर खर्च कर दिया गया। ओकीफ ने हर उस ठिकाने के बारे में बताया जहां पैसे को गाड़ा गया था, लेकिन खुदाई में वहां भी कुछ नहीं मिला। वहीं बाकी लोग अभी भी चुप्पी साधे बैठे थे। वो ना तो पुलिस के किसी सवाल का जवाब दे रहे थे और न ही कुछ बोल रहे थे। ये तो सिर्फ ओकीफ ही था जिसने हर छोटी बड़ी जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को चोरी की पूरी रकम बरामद नहीं हुई। इसी बीच 9 जुलाई का वो दिन भी आया जब गुसुराव फिसलने की वजह से जेल में ही गिर पड़ा और वहीं मारा गया। 6 अगस्त 1956 से मुकदमा शुरू हुआ और कोर्ट में पिनो, कोस्टा, मैफी, गगन, बेकर, रिचर्डसन हर किसी ने खुद को बेगुनाह बताया। उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन ओकीफ ने अपना गुनाह कबूल किया और ये भी कहा कि ये सब भी उस प्लान में शामिल थे। दूसरी तरफ मीडिया ने भी इस केस को खूब हाईलाइट किया। ओकीफ भी शांत नहीं रहा और हर वो सबूत पुलिस को दे दिया जो पिनो और उसकी गैंग को जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता था। आखिरकार 1956 के आखिर तक जूरी ने भी अपना फैसला ले लिया और मैगनिस, पिनो, मैफी, कोस्टा, गगन और फाहटी समेत सभी गुनाहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि साजिश, चोरी, तोड़फोड़ और घुसपैठ के लिए एक्स्ट्रा 2 से 3 साल की सजा सुनाई गई। यानी अब इन सभी को अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी थी, जबकि ओकीफ ने पुलिस की मदद की थी और अपना गुनाह भी कबूल किया था। साथ ही इस केस को सॉल्व करने में पुलिस की हेल्प की थी, इसलिए उसे सबसे कम सिर्फ 4 साल की सजा सुनाई गई। पर एक सवाल अभी भी लोगों के जहन में था कि पैसे कहाँ गए। ओकीफ को भी पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और बाकी गैंग अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए पुलिस को ब्रिंग्स से लूटे गए पैसों के बारे में जानकारी नहीं मिली। लेकिन 3 जून 1956 को पुलिस ने बाल्टीमोर से एक शख्स को नकली नोटों के कारोबार में गिरफ्तार किया था। जब तलाशी ली गई तो अधिकारियों को उसके पास $1,000 कैश मिला। उसके कमरे से $10,000 और मिले। इन नोटों के सीरियल नंबर ब्रिंग्स से चोरी हुए नोटों के सीरियल नंबर से मैच कर रहे थे, इसलिए उससे ब्रिंग्स रॉबरी को लेकर भी सवाल जवाब किए गए। लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने अपने साथी जो का नाम बता दिया। अधिकारियों ने तुरंत जो का पता लगाया और जब उसके ठिकाने पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक दीवार के पैनल के पीछे धातु का एक कंटेनर मिला। उसमें लगभग $10,000 कैश था और ये वही नोट थे जो ब्रिंग्स से चुराए गए थे। हालांकि इनमें से ज्यादातर नोट सड़ चुके थे। ऐसी छोटी मोटी बरामदगियां बाद में भी हुईं, लेकिन आज भी ब्रिंग्स से चोरी हुए $1.1 मिलियन से ज्यादा रकम गायब है। सजा के बाद मैगनिस ने भी जेल में ही दम तोड़ दिया, जबकि 1971 तक सभी को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। वहीं 1960 में ओकीफ अपनी सजा पूरी कर जेल से बाहर आ गया और फिर ओकीफ ने राइटर बॉब कॉन्सिडाइन के साथ मिलकर 1961 में ब्रिंग्स की द मैन हु रॉब्ड ब्रिंग्स नाम से एक किताब लिखी। किताबों के अलावा इस चोरी पर कई फिल्में भी बनी हैं, जिनमें 1955 की 6 ब्रिजेस टू क्रॉस सबसे पहली फिल्म है। इसके बाद 1961 में द बिग ब्रेक, 1976 में ब्रिंग्स द ग्रेट रॉबरी और 1978 में द ब्रिंग्स जॉब बनाई गई। इस चोरी को आज भी अमेरिकन इतिहास की सबसे बड़ी चोरी माना जाता है। भले ही चोर गिरफ्त में हो, लेकिन चोरी का पूरा पैसा कहाँ है ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। इस चोरी को द क्राइम ऑफ द सेंचुरी यानी सदी की चोरी भी कहा जाता है, जबकि कुछ लोगों ने तो इसे द परफेक्ट क्राइम का टाइटल भी दे दिया है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है,
असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।